समय से थोड़ा पहले लाइव आ गया, 2-4 मिनट पहले, आपकी सहूलियत के लिए कि आप लोग तब तक आते रहें और मैं अपनी बात आपके सामने कहता रहूं। अभी या तो कनेक्ट नहीं हो पाया है या फिर लोग आ नहीं पाए हैं, और मैं भी ट्राई कर रहा हूं कि ये आ जाए। लोकेश शर्मा जी, डी के ओहा साहब नमस्ते। आप परेशान थे कि कहाँ आएगा ये लाइव। 1 मिनट में दूसरे फ़ोन पे भी देख लूँ, लाइव का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। उमेश शर्मा साहब, मयंक उपाध्याय जी, संतोष कुमार साहब, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। रवि यादव जी, सुधीर नेगी जी, एक सेकंड। किशन पांडे जी, प्रकाश राय साहब, आकाश राज, प्रमोद मिश्रा, दीपक, जय सिंह गौड़, रोहित चौधरी, बंटी, डी के गमिक, चंदन राय, राहुल सिंह, सौरव गुजर, अमित नेगी, ऋषु भाई, आरिफ हुसैन, रोहित चौधरी, अखिल मिश्रा, सौरव गुजर साहब आप आ चुके हैं, पवन प्रजापति, सचिन कंबोज। पवन प्रजापति जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और शायद इसीलिए मैंने आज का ये लाइव कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक का। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। तो आपकी नाराज़गी श्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, और उसके साथ सुरक्षा में ये गणेश आयुर्वेद। प्रणाम सर, मैं गणेश प्रसाद मिश्र, एडवोकेट, हाई कोर्ट। बहुत स्वागत आपका गणेश जी। नितिन मिश्रा जी, एम अखलाक जी, पारा मिलिट्री योद्धा, ये एक आईडी है। नरेंद्र सिंह जी, आप भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, आपका स्वागत है। अजय शुक्ला जी, समीर कुमार, अभय मिश्रा जी, वेलकम अभय मिश्रा जी, हिमांशु मेहता जी, वेलकम। आप लोग आ जाएं, फिर मैं आज की बात शुरू करूं, उसके बाद फिर आप लोगों के प्रश्न भी मैं। आई डोंट थिंक देयर आर मेनी पीपल हु कैन कमेंट बेटर ऑन पीएम सिक्योरिटी। मैं कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मनीष पांडे जी, और भारतेंदु वर्मा जी, लव यू, आपको भी बहुत ढेर सारा प्यार भारतेंदु जी। सुनील कुमार पाल साहब, मिराज खान साहब, आपका स्वागत है। रोहित चौधरी साहब, आपका भी स्वागत है। बॉली फॉर कम, मैं प्रिया पांडे, प्लीज़ नाम तो रीड कीजिए प्लीज़। प्रिया जी, आपका नाम बिल्कुल रीड कर लिया मैंने, अच्छी तरह से रीड कर लिया। आप भी हमारी बहुत पुरानी श्रोता हैं, बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं। सरिता विश्वकर्मा जी, आपका भी स्वागत है, आप भी बहुत पुरानी श्रोता हैं। शैलेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत, आप भी बहुत दिनों से इस प्रोग्राम में अपने कमेंट करते हैं। लोकेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सत्यम शुक्ला जी, आप इगलास अलीगढ़ के रहने वाले हैं, मैं आपका लगभग शुरुआत से फॉलो कर। हाँ जी सत्यम जी, आपके कमेंट आते हैं, आपको मैं देखता भी हूँ, लाइव भी देखता हूँ। राहुल कुमार पटना से, आप कह रहे हैं कि आप मेल का जवाब नहीं देते। मैं देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ, अगर जवाब देने लायक है, कोई बहुत ज़रूरी है तो मैं। मयंक उपाध्याय जी, आप बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे, कोई ऐसा एपिसोड नहीं है जिसमें आपका कमेंट ना आता हो, आप देखते हैं। कार्तिकेय यादव जी, आप भी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के हैं। व्हाट्सएप हैक वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया, मिला कि नहीं पेपर, वो नाइजीरियन मास्टरमाइंड था, वो बिग फैन सर। हाँ, वो पकड़ गया है, वो पकड़ गया है। इन लोगों ने जो ये पूरा गैंग ही इनफैक्ट पकड़ लिया गया है, और ये झारखंड से पकड़ कर आ गया है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ा है, आप लोगों ने भी अखबारों में देखा होगा। कांता राठौर जी, अ, हमारे जीवन में प्रकाश चहुओर कैसे कांता राठौर जी, आपके भी कमेंट बहुत पुराने तो नहीं, लेकिन इस बीच में 1 डेढ़ महीने से मैं देख रहा हूँ। श्रेयांश मिश्रा जी, श्रेयांश शेखर मिश्रा, पुतरिया करछना प्रयागराज, आप मेरे गृह जनपद के हैं। करछना पहले हमारी तहसील हुआ करती थी, अब 12 तहसील है। नवल क्रेकट्टा जी, बख्शी भाई, शशिकांत अग्रवाल जी, मनोहर झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत शुक्ला जी, आपका स्वागत है। मनोहर झा जी, फिर आपने लिखा है, मैंने पढ़ लिया कि हाँ आप आ गए हैं। और समय शाह, स्टेट पीसीएस डीएसपी के बारे में बताना। जी, आज मैं पहले अपनी ये बात पूरी कर लूँ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। चरण एडवोकेट सर, हमने क्या बिगाड़ा है, आप हमें भी जवाब दे दो। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, कोई क्यों बिगाड़ेगा मेरा। किससे हमारा जमीन का, जायदाद का या घर द्वार मकान का झगड़ा है? किसी से झगड़ा नहीं, सब परिवार के सदस्य हैं। इतना गुस्सा मत करिए चंदन एडवोकेट साहब। मैथ्स राजा, श्रीमान, मैं गुम्मा श्रोता हूँ। गुम्मा श्रोता, इन्होंने हिंदी शब्द इस्तेमाल किया है साइलेंट लिसनर के लिए। गुम्मा श्रोता हूँ और पहले एपिसोड से सुन रहा हूँ। मैथ्स महाराज साहब, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कभी कमेंट नहीं करते? पहली बार मैंने आपका नाम देखा है। शैलेंद्र कुमार सर, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस वेरी स्टार्टिंग एंड ओनली हियर यू इनसाइड माय बेड while sleeping due to lack of time. I have given mains UPSC CSC today, though 2 papers of optionals are remaining. Yes, आज सेकेंड पेपर था, 2 अभी आपके रह गए हैं। ईश्वर आपको इस बार जरूर सफल करे। अखिल मिश्रा जी, पढ़ाई करता था लेकिन अब लाइव का नोटिफिकेशन देखा तो पढ़ाई करके आपको रूबरू देखने, पढ़ाई बंद करके आपको रूबरू देखने आया। नहीं अखिल जी, पढ़ाई का नुकसान कभी मत करिए। ये तो पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल मत करिए। मैं कभी इस पक्ष में नहीं हूँ कि पढ़ाई की कॉस्ट पे आप कुछ और अपनी और बातें। कार्तिकेय यादव साहब, सर आप लोग एक बार बता दें कि क्या लोग पूछते हैं मुंबई में क्राइम के बारे में, जब आपने छोटा राजन, बबलू श्रीवास्तव, डी कंपनी के लोगों को अरेस्ट किया था, कि लोग पूछते हैं कि आप एक बार बता दीजिए सबको प्लेलिस्ट में। हाँ, प्लेलिस्ट मैं बनाना नहीं जानता था, मैं किसी से बनवाऊंगा। हमारे ख्याल से 5 मिनट हो गए हैं और इसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूँगा। मैंने कल आपसे कहा था। पुष्पेंद्र कुमार शर्मा जी, सर आप संतोष सिंह बुलंदशहर एसएसपी को जानते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल जानता हूँ। जूनियर हैं हमारे, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत दिनों से बुलंदशहर में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल कुमार जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चर्चित गैंगस्टर्स और घटनाओं के बारे में बताएं। शिवम अग्निहोत्री जी, राधे राधे। मनीष वर्मा जी, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो अब मैं आज का प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से संबंधित था उसको शुरू करूं। अंकित राय साहब, सर हैप्पी न्यू ईयर सर, लिसनिंग योर फ्रॉम 3000 सब्सक्राइबर्स, लव योर शो, लाइक योर यूएन कंटिजेंट जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित राय साहब, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। You are following me, you are taking interest in my videos of real crime. That's great on your part. मनीष वर्मा कहते हैं टेल अबाउट कमिश्नरेट रूल्स इन आईपीएस। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बता दूंगा किसी दिन। तो मैं हमारे ख्याल से अब शुरू करूं, क्योंकि ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपकी बात सुनता रहूँगा, मेरा भी मन करेगा आपको जवाब देने का। इसलिए मेरा विचार है कि पहले एक बार शुरू कर लूँ, इसके बाद ख़त्म होने के बाद हो सकता है आपको इसी में से कुछ बातें पूछनी हों तो आप पूछ सकते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक सेकंड कैमरे को ठीक कर लूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज मैं फिरोजपुर में 5 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ जो बात हुई थी
उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप ही लोगों के अनुरोध पर ये मेरा दूसरा ऐसा एपिसोड होगा जो मेरे सर्विस पीरियड के क्राइम के अलावा होगा। एक मैंने कानपुर के व्यवसायी की गोरखपुर में हत्या के बारे में बताया था, और ये दूसरा एपिसोड है जो आप लोगों के बार बार, हमारे बहुत पुराने किस्सा गोई के जो परिवार के लोग हैं, उनके अनुरोध पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। 5 जनवरी 2022 को सवेरे माननीय प्रधानमंत्री जी वायुसेना के वायुयान से भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरे। वो आ गए करीब सुबह 10:20 पर। भटिंडा एयरपोर्ट से उनको फिरोजपुर जाना था। फिरोजपुर में हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक का उनको शिलान्यास, उद्घाटन या जो वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस कार्यक्रम में भाग लेना था। जब वो भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरे तो मौसम बहुत खराब हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने करीब 20 मिनट तक वहाँ इंतज़ार किया। जो टेक्निकल लोग हैं, जो हेलीकॉप्टर उनका था वायुसेना का, वही हेलीकॉप्टर था जिस हेलीकॉप्टर से वो चलते हैं और जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत ने किया था, और ख़राब मौसम में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हमने उन्हें अपने पहले सीडीएस को खो दिया था। तो 20 मिनट तक तमाम कन्वर्सेशन के बाद ये तय पाया गया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा। सड़क मार्ग से कुल दूरी 100 किलोमीटर है, यानी 2 घंटे का रास्ता होगा। वहाँ जो प्रोग्राम था कि 12:30 पर वो वहाँ फिरोजपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बात कम्युनिकेट हुई, जो एसपीजी और डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट के ऑफिसर्स के बीच में बात होती है, जिसका एक सेट प्रोटोकॉल है कि अगर आप अल्टरनेट रूट का इस्तेमाल करेंगे तो किसको किसको बताएंगे। उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया और ये बताया कि हम लोग यहाँ से अब चल रहे हैं। जहाँ पर हुसैनीवाला में उनका प्रोग्राम था, या फिरोजपुर से करीब 20 किलोमीटर पहले गांव है प्यारियाना, ये मुदकी के पास है। वहाँ एक फ्लाईओवर है। थाना क्षेत्र पड़ता है कुलगढ़ी। वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं वो हैं प्रभारी बीरबल सिंह। ये जगह पाकिस्तान की सीमा से 30 किलोमीटर पड़ती है, सिर्फ 30 किलोमीटर। वहाँ एक फ्लाईओवर बना है। फ्लाईओवर पर एसपीजी के लोगों ने ये डिटेक्ट किया कि सामने काफ़ी भीड़ है, रास्ता अवरुद्ध है। प्रधानमंत्री के उस काफिले को, पूरे काफिले को वहीं रोक दिया गया। समाचार पत्रों में और बाकी जो संसाधनों में, इंटरनेट पर जो उपलब्ध सामग्री है, उसमें यह बताया गया कि वहाँ से अधिकारियों को संपर्क करने की कोशिश की गई, पंजाब के अधिकारियों को, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 20 मिनट तक वहां खड़े रहने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला वापस फिर भटिंडा आ गया और वहां से फिर दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी रवाना हो गए। हुसैनीवाला के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है कि हुसैनीवाला सतलुज के इस पार जगह है। वो मार्टरिस का, बहुत शहीदों का बड़ा भारी वहाँ पर बनाया गया है एक स्मारक, बहुत पुण्य जगह है। और सतलज के उस पार पाकिस्तान का गांव है। सतलज के उस पार गांव है गंडा सिंह वाला। इस पार आपका हुसैनी वाला है और उस पार गंडा सिंह वाला है। यहीं से, हुसैनी वाला से ही सतलज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर वो गन्नी तेलुवाला मल फिरोजपुर, डोना तेलुवाला मल फिरोजपुर, राजा राय फिरोजपुर, डोना मित्तर फिरोजपुर, डोना बहादुर के गुरसहा एरिया फिरोजपुर, और फिर आगे बालेशाह, हिथार, बग्गू हट्टी, फाजिल का की तरफ चली जाती है। अभी
इस घटना के यानी 5 जून की इस घटना के 2 दिन बाद 5 जनवरी की इस घटना के 2 दिन बाद 7 जनवरी को इसी हुसैनीवाला के पास सतलुज में एक पाकिस्तानी बोट बीएसएफ ने पकड़ी। वहाँ वो कैसे आई, कब आई, क्यों आई, क्या पर्पज़ हो सकता है, इन सब के बारे में बीएसएफ और बाकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। वहाँ पर पहले भी जिस जगह पर ये बोट पकड़ी गई है सतलज में हुसैनीवाला के पास, वहाँ पर पहले भी टिफिन बम से संबंधित आतंकवादी गतिविधि हो चुकी है। सभी अखबारों में कवर हुआ था। एनआईए इसकी जांच कर रही है। आप उस जगह जहां पर प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोक लिया गया या उनको रुकना पड़ा या किसानों के प्रदर्शन के कारण या जिन लोगों ने वो किसान थे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी वहाँ रोड ब्लॉक हुआ था उसकी वजह से वहाँ रुकना पड़ा। ये जगह बहुत सेंसिटिव है, 30 किलोमीटर सिर्फ पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है, जो उनका सब कम से कम दूरी वाले जो मिसाइल सिस्टम हैं, KRL गजब, ये 40 किलोमीटर तक वार करता है, बहुत ही घातक है। और हत्फ ये 70 किलोमीटर तक वार करता है। ये दोनों ही उधर गंडावाला की तरफ जहां इनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वहां इस्टेब्लिश्ड है। आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं गूगल से। यानी अगर ये साजिश है और ये पता है कि वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला रुकेगा, तो बहुत ही इजी टारगेट थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। उसके लिए पाकिस्तान को जो उनकी बड़ी मिसाइलें हैं, अब्दाली, शाहीन, गौरी, गजनवी, इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से दान में प्राप्त हथियार हैं। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी छोटी दूरी की मार करने वाली। ये तो रही वो घटना, जो घटना हुई, जो आपने अखबारों में पढ़ी, टीवी में देखी कि हुआ क्या था। हेलीकॉप्टर से न जा सकने की वजह से, क्योंकि बहुत खराब मौसम था, माननीय प्रधानमंत्री जी 100 किलोमीटर का रूट फिरोजपुर के लिए बाई रोड आ रहे थे। उन्हें 1:30 बजे वहां एक सभा को संबोधित करना था। अब आप ये समझें कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा या माननीय राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसे की जाती है, और इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं। वीवीआईपी सुरक्षा के लिए ब्लू बुक में बहुत ही डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये ब्लू बुक पीएमओ या गृह मंत्रालय से जारी होती है, सभी प्रदेशों में सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी के पास मौजूद होती है कि उनके यहाँ जब कभी भी महामहिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी का दौरा होगा तो इसी ब्लू बुक में जो निर्देश हैं उसी के अनुसार उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था की जाएगी। पूरे भारत में एक समान सुरक्षा व्यवस्था हो, किसी को किसी जगह पर या किसी जिले में किसी को कोई उसका कोई अपना इसमें तरीका न हो कि वो अपने तरीके से कोई सुरक्षा में चेंज कर सके, इसलिए शायद ब्लू बुक की व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा एक समान हो। सुरक्षा में जितनी बारीकियां एक जगह पे हों वही दूसरी जगह पे हों, किसी को उस पर कोई चेंज करने का न कोई हक है और न ही बिना पूर्व अनुमति के उसमें कोई चेंज कर सकता है। एसपीजी भी ब्लू बुक के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी के सुरक्षा का खाका तैयार करती है। इसीलिए ब्लू बुक को बाइबल ऑफ वीवीआईपी सिक्योरिटी भी कहा जाता है भारत देश में। ये मूल सिद्धांत हैं जो जिसमें समय समय पर जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित सावधानियों को समाहित करके ये ब्लू बुक बनाई गई है। और ये भी बताया गया है कि इसको डबल लॉक में या पूरी तरह से सिक्योर कस्टडी में रखा जाएगा। आप किसी से ब्लू बुक की डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। आप कारण समझ सकते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं लखनऊ में एसपी सिटी 3 वर्ष से अधिक समय रहा
और उस समय प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र था। महीने में एक बार या कभी कभी दो बार भी वो लखनऊ आया करते थे। मेरे एसएसपी उस समय लखनऊ में बीवी बख्शी थे। उन्होंने मुझे नोडल अफसर, प्रधानमंत्री की सारी विजिट यानी पीएम विजिट्स का नोडल अफसर बना रखा था। यानी एसपीजी, सेफ हाउस, रेफरल हॉस्पिटल, रूट ड्यूटीज, रूफटॉप ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज के बारे में एसपीजी से संपर्क करके और तयशुदा जो कार्यक्रम होता था उसके लिए अधिकृत किया गया था। बाकी जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की जो मीटिंग्स होती थी उसमें स्वयं श्री बख्शी भाग लेते थे। उस पूरे पूरे पीरियड में जब मैं एसपी सिटी था, लगभग 30 या 31 बार माननीय प्रधानमंत्री की विजिट लखनऊ हुई होगी। यानी मुझे सौभाग्य प्राप्त है 30 बार लखनऊ में पीएम विजिट कराने का। हालांकि वहाँ बार बार या इतनी जल्दी आने का जो कारण था वो ये था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय क्षेत्र लखनऊ था, जो आजकल बनारस में, जैसे बनारस में चूंकि वो माननीय अपने इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वो ज़्यादा जाते हैं और ठीक भी है संसदीय क्षेत्र के लोगों का हाल चाल लेने, वहाँ जो विकास की उनकी योजनाएं हैं उनको देखने के लिए वो बाकी सब जगहों की अपेक्षा ज़्यादा उनकी ट्रिप बनारस को या वाराणसी के लिए लगती है। लखनऊ में इस पीएम विजिट के समय में मुझे जो एडेड एडवांटेज था वो ये था कि हमारे आईजी जोन श्री विक्रम श्रीवास्तव थे। एसपीजी का जब 1988 में गठन हुआ था और उसके पहले डायरेक्टर एस सुब्रमण्यम साहब हुए थे, आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी थे। उस समय श्री विक्रम श्रीवास्तव डीआईजी थे और स्थापना के समय उसकी जो जितनी छोटी बड़ी बारीक बातें हैं एसपीजी में सिक्योरिटी के संबंध में, वो ऐसा बताया जाता है कि बहुत बड़ा योगदान है उसमें विक्रम श्रीवास्तव जी का। पीएम विजिट के समय वो बुलाकर समझाते थे। मैं आपको बताऊं कि कैसी गजब की उनकी याददाश्त थी कि ब्लू बुक के सारे प्रोविजन पैरावाइज और सब पैरावाइज उनको मुजबानी याद थे। विजिट के संबंध में जब भी कोई बात होती थी तो बारीक बातें वो बताया करते थे। वो बताया करते थे कि जो आप अपने स्टाफ को, अपने पुलिस वालों को या बाकी स्टाफ को पीएम विजिट से संबंधित पास इशू करते हैं, उसके कलर्ड फोटोकॉपी करके उसका गलत इस्तेमाल न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। उनका हमेशा जोर था एक्सेस कंट्रोल पे। जो आदमी उनकी प्रॉक्सिमिटी में जा रहा है उसको किस किस तरह से चेक किया जाएगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस पूरे पीरियड में जब पीएम विजिट लखनऊ में बहुत हुआ करती थी तो श्री विक्रम श्रीवास्तव उसके बारे में छोटी छोटी बातें बताया करते थे। खैर, बाद में जब मैं एसएसपी लखनऊ, एसएसपी अलीगढ़, एसएसपी मेरठ, एसएसपी सहारनपुर हुआ तो इस ब्लू बुक को देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मेरी सेफ कस्टडी में वो रहा करती थी और इन सभी जगहों पर, लखनऊ में भी, अलीगढ़ में भी, सहारनपुर में भी और मेरठ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजिट कराने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त है। जो उसमें उल्लेख है सुरक्षा के संबंध में, कैसे सुरक्षा की जाएगी, कितने चक्र की सुरक्षा होगी, कैसे कौन वहाँ उनको रिसीव करेगा, कौन सी ऑफ करेगा, ये डिटेल मैं आपको इस मंच पर नहीं बता सकता। मैं भी अपनी सर्विस की जो रूल्स रेगुलेशन हैं, रिटायरमेंट के बाद भी मैं उनसे बंधा हूँ, इसलिए मैं उसका डिटेल कतई जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ब्लू बुक को इसीलिए बाइबल ऑफ वीवीआईपी सिक्योरिटी कहा जाता है। अब पीएम का दौरा, यानी जो फिरोजपुर दौरा हुआ था, वो सामान्य केस में या सामान्य उसमें कैसे ये दौरा होता है। सबसे पहले पीएमओ और होम से प्रदेश के, जिस प्रदेश में दौरा है प्रधानमंत्री जी का, उसके डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कम्युनिकेशन जाता है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम जिसे कहते हैं कि उनके अराइवल से डिपार्चर तक का मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी होता है। वहाँ से विजिट के 4-5 दिन पहले
पूरी टीम आ जाती है एसपीजी वालों की। एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की जाती है, जिसमें जिले के सभी अधिकारी, एसएसपी, डीएम, एडीएम और इंटेलिजेंस के सभी अधिकारी इस एएसएल में भाग लेते हैं। कहाँ पर सभा होगी, मंच कैसा होगा, मंच पे कौन कौन बैठेगा, मंच की एंट्री किधर से होगी, मंच की एग्जिट किधर से होगा, रूट किधर से आएगा, रूट पे पड़ने वाले मकानों का सेंसस करना है, रूट पे पड़ने वाले पेड़ों का सेंसस करना है। इस तरह की तमाम बातें, ये रूटीन की बातें हैं जो एएसएल के समय डिस्कस की जाती हैं। और अ, उम, अ, उसके बाद में मिनट्स निर्देश के रूप में मिनट्स भी उसके सर्कुलेट किए जाते हैं। हालांकि एसपीजी का जो फोकस होता है, वो जो प्रॉक्सिमिटी है पीएम की या राष्ट्रपति की, उसकी सिक्योरिटी में उनका ज़्यादा उनका इंटरेस्ट या उनका फोकस होता है। लेकिन बाकी आवश्यक व्यवस्था जैसे रूट की है और बाकी आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी वो जिला पुलिस को अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, बताते भी हैं कि इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। इसके मिनट्स जो होते हैं एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग के, ये बाद में संबंधित अधिकारी जो इन्होंने इसमें भाग लिया है उनको सर्कुलेट भी किए जाते हैं, ताकि उनके पास लिखा पढ़ी में एक डॉक्यूमेंट रहे कि इस विजिट से संबंधित क्या क्या ऑब्जर्वेशन एसपीजी का है और उसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इसी बीच में जिस प्रदेश में ये दौरा होता है, मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं कि यही पंजाब में हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो गलत हुआ है। इसी बीच में जब ये दौरा प्रस्तावित होता है, तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी संबंधित अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करते हैं। सभी इंटेलिजेंस के अधिकारी जो उस विजिट से संबंधित हैं, उस विजिट में जो लोकल अधिकारी हैं, जो उनके सुपरवाइजरी अफसर हैं, जैसे डीआईजी रेंज हैं, आईजी जोन हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, इन सभी को बिठा के मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है और उसमें क्या कोई स्थानीय समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। अगर किसी स्थानीय समस्या के बारे में इंटेलिजेंस के लोग बताते हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, इसके बारे में, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसको दूर करके कौन बताएगा, ये भी वहां तय हो जाता है। कार्यक्रम स्थल के रूट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दो चीजें बहुत आवश्यक हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के विजिट में। एक तो सेफ हाउस, दूसरा रेफरल हॉस्पिटल। सेफ हाउस, किसी भी इमरजेंसी के समय अगर इवैक्यूएट करना है अपने वीवीआईपी को, तो उसे सेफ हाउस में ले जाकर रखा जाएगा। अगर अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई और इमरजेंसी पड़े, तो किस हॉस्पिटल में ले जाना है ये भी तय होता है। उस हॉस्पिटल में सभी इमरजेंसी सुविधाएं एक जगह होती हैं, और उस दिन उसको एसपीजी टेक ओवर कर लेती है कि इमरजेंसी के समय इसमें सिर्फ वीवीआईपी ही आएगा। सामान्य मरीजों के लिए जो व्यवस्था पहले से चल रही है वही चलती रहेगी। यही सेफ हाउस के लिए किया जाता है। दोनों जगह पर एसटीडी की लैंडलाइन, उस जमाने में, अब तो खैर मोबाइल आ गए हैं, लेकिन उस जमाने में दोनों जगह एसटीडी की लैंडलाइन लगा दी जाती थी। फैक्स मशीन रख दी जाती थी, क्योंकि जिसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं वहां पर मिनी पीएमओ उनके साथ जाता है। मिनी पीएमओ का मतलब राज्यों से संपर्क करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, मेजर लॉ एंड ऑर्डर हैं, कोई टेरर एक्टिविटी हो जाए, कोई और बात हो जाए, तो मिनी पीएमओ उनके साथ चलता है। जैसे पुलवामा की घटना हुई थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से बरेली होके दिल्ली जा रहे थे, और उसी समय जो उनके साथ मिनी पीएमओ, उनके साथ जो पीएमओ के अधिकारी थे, उन्होंने इसकी सूचना भी दी थी और आगे क्या कार्रवाई करनी है ये निर्देश भी उनसे लिए थे। दो हॉस्पिटल सामान्य रूप से, एक फर्स्ट रेफरल और एक सेकंड रेफरल रखे जाते हैं। रास्ते में, मान लिया रास्ते में कोई संकट हो, तो उनको पहले अगर वो नज़दीक है पहला वाला तो पहले में, और अगर दूर हो तो दूसरा दूसरे वाले पर ले जाते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विजिट के समय में जब पीएम विजिट हुआ करती थी, तो कैंटोनमेंट एरिया जो सबसे सुरक्षित एरिया है लखनऊ का, उसमें रेफरल हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल को और कमांड हेडक्वार्टर के ऑफिस को सेफ हाउस बनाया जाता था। अब तमाम यातायात बदल गया है, तमाम और चीज़ें आ गई हैं, नए हॉस्पिटल्स आ गए हैं, नया सेफ हाउस आ गया है। तो अब इस समय क्या है मैं बता नहीं सकता, लेकिन आज से कोई 15-20 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी आया करते थे, तब यही व्यवस्था रहती थी।
दूसरी व्यवस्था ये की जाती थी कि पुराने शहर में, लखनऊ के पुराने शहर में जब प्राइम मिनिस्टर जाते थे, तो अगल-बगल जो ऊंचे मकान हैं, वहां पर रूफ टॉप ड्यूटी लगाई जाती थी, बाइनोकुलर के साथ। हालांकि उस समय बहुत एडवांस गजेट्स सिक्योरिटी के नहीं थे, लेकिन साधारण बाइनोकुलर कि दूर से लोगों की एक्टिविटी को पहचान लें, दूसरी छतों पे लोग क्या कर रहे हैं इसको भी देख लें। आदमी अगर दूसरी छत पे दिखाई पड़ रहा है तो वहीं से आवाज़ देके उसको भीतर कर दें। सबसे ऊंची इमारत या सबसे महत्वपूर्ण इमारत के ऊपर से ये पूरे के पूरे इलाके को रूफ टॉप ड्यूटीज देखा करती थी। इसी के साथ साथ अगर सभा स्थल पर पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो पेड़ों का सेंसस किया जाता था और हर पेड़ पर दो दो सिपाही लगाए जाते थे कि पेड़ के ऊपर कोई चढ़ के कोई खुराफात न कर सके। रीसेंट टाइम में यानी पिछले 8-10 सालों में इस सिक्योरिटी में दो चीज़ें और ऐड की गई। एक, स्पॉटर्स, जो प्रतिबंधित संगठन हैं उनके लोग उस सभा में ना आए या उनको पहचानने के लिए उसी क्षेत्र के आदमी लाए जाते हैं, जो ऐसी जगह पर जहां भीड़ एंट्री करती है उस जनसभा में या उस सभा में या उस समारोह स्थल पर, वो उनको पहचानते हैं। उनको स्पॉटर्स कहते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की हर इस तरह की आउटिंग में स्पॉटर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, ताकि वो जो ऐसे लोग डिप्लॉय किए जाते हैं जो उनको पहचानते हों, थोड़ा बहुत पहचानते हों या अच्छी तरह पहचानते हों, जो उनको पहचानते हों। दूसरा ऐड किया गया है स्नाइपर, जो बहुत ही सधे हुए और बहुत ही कुशल, बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड निशानेबाज होते हैं। उनको स्नाइपर के रूप में प्रधानमंत्री जी की सभा में आसपास के जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं या जो भी ऊंचा स्थान है उस पर तैनात किया जाता है कि वो दूर से देखेंगे बाइनोकुलर से या अपने उस असलहे से जिसमें बाइनोकुलर लगा होगा कि कोई अगर सभा में गड़बड़ी उनको दिखाई पड़ती है तो वो सीधे उनके टारगेट पर आ जाएगा। लोकल पुलिस का एक्शन देखेंगे और नहीं उन्हें ज़्यादा खतरा लगता है तो वो वहीं से अपना काम कर देंगे। प्रधानमंत्री जी के किसी कार्यक्रम में 24 घंटे पहले एसपीजी ठीक वैसा ही रिहर्सल करेगी। जैसे एयरपोर्ट पे अगर उतरना है प्रधानमंत्री जी को, तो पूरी फ्लीट यानी पूरा काफिला एयरपोर्ट जाएगा। एक डमी उसमें व्यक्ति बैठाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब की उस गाड़ी पर, और फिर वो जैसे जैसे उनको जाना है, जहाँ उतरना है, जितनी देर रुकना है, जितनी देर उनको भाषण देना है, वो सब वैसे ही रिपीट किया जाएगा और उस समय सुरक्षा में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उनका ध्यान दिया जाएगा। काफिले की गाड़ियों का क्रम निश्चित होता है। सबसे आगे चलने वाली जो गाड़ी है वो उसको एंटी डेमो कहते हैं। वो मुख्य काफिले से 3-4-5 किलोमीटर पहले चलती है। एंटी डेमो यानी एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी भी प्रदर्शनकारी या लोगों के समूह जो रास्ते में हों उनसे निपटने के लिए उसमें पर्याप्त पुलिस बल और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको एंटी डेमो कहते हैं। और ये उस काफिले का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि काफिले का पार्ट जो है वो वार्निंग की गाड़ी होती है, जिसमें वो हूटर बजा के आगे आने वाले लोगों को वार्न करते हैं कि अब काफिला चल चुका है या काफिला गुजरने वाला है। तो वार्निंग कार से ये शुरू होता है और टेल कार पर अंत होता है। टेल कार यानी अंतिम कार है, उसमें वो बड़ा सा झंडा लगा होता है, टी लिखा होता है, ताकि ड्यूटी पर जो लोग उपस्थित हैं वो जान जाएं कि ये काफिला चला गया है। अगर कहीं सड़क रोकी गई है, कोई डाइवर्जन किया गया है, तो उसको ठीक से देख लिया जाए और उसको खोल दिया जाए। क्योंकि आजकल ये भी है, नया ट्रेंड है कि किसी वीवीआईपी विजिट में सामान्य व्यक्ति को कम से कम तकलीफ हो, बहुत देर तक ट्रैफिक को रोका न जाए, लोगों को परेशान न किया जाए। और उसमें किस क्रम में, अच्छा जितनी गाड़ियां काफिले में होंगी उनका क्रम निश्चित है, लेकिन मैं उस क्रम को आपको यहां नहीं बता सकता सुरक्षा कारणों से। पीएम के कारकेड में अगर कोई पीएम की कारकेड की तरफ मुंह करके कोई दोपहिया वाहन या चार पहिया वाहन मान लिया आ ही गया किसी गली से किसी मोड़ पर, तो उसकी चाबी सिक्योरिटी के लोग निकाल लेते हैं, ताकि ऐन वक्त पर ऐसा न हो
कि उस गाड़ी को स्टार्ट करने से काफिले को हिट करने से कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। ये सारे निर्देश फिरोजपुर में भी लागू किए गए होंगे, क्योंकि ब्लू बुक का मतलब ही ये है कि चाहे वो पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, सब जगह सुरक्षा व्यवस्था एक जैसी रहती है, एक जैसी की जाती है। तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ये सारी चीजें वहां भी की गई होंगी। पीएम का अल्टरनेटिव रूट भी हर विजिट में चिन्हित किया जाता है। अल्टरनेट रेफरल हॉस्पिटल, अल्टरनेट सेफ हाउस और अल्टरनेट रूट। एसपीजी जब एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग करती है तो सारे अल्टरनेट रूट्स को देख लेती है, चलने काबिल है कि नहीं है, कोई उसमें दिक्कत है कि नहीं है। अगर कोई उसमें दिक्कत है तो उसको पीएम विजिट से पहले दूर कर लिया जाए। तो अल्टरनेट रूट भी उसमें उस एडवांस सिक्योरिटी लाइजिंग में निहित होता है। और अगर कोई प्रोग्राम में चेंज होता है कभी भी, तो सबसे पहले संबंधित प्रदेश के डीजी, चीफ सेक्रेटरी और जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा है उसके डीएम एसएसपी को दिया जाता है। और जब वो ऑल क्लियर का सिग्नल उनको दे देते हैं तो फिर से वो अल्टरनेट रूट पर वो काफिला चल पड़ता है। जब तक ऑल क्लियर या क्लियर का सिग्नल रिसीविंग एंड पर यानी डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से नहीं मिलता, तब तक ऐसा नहीं होता कि कोई अपने आप उस अल्टरनेट रूट पर चल दे। इस घटना में जब पीएम 10-20 पर बठिंडा पहुंचे तो मौसम बहुत खराब था और वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी वही था, MI-17। जहां तक अभी किसी ने लिखा भी है MI-17 ही था शायद, जिस पर अपने जो MI-17 लिखा है। तो MI-17 ही उस समय भी था और 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने अपने टेक्निकल कन्वर्सेशन में ये पाया कि इस समय इस मौसम में इस हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर तक जाना उचित नहीं है। और जो मेरा मानना है कि स्वयं पीएम और एसपीजी ने भी बिना कोई रिस्क लिए हुए यही सलाह दी होगी कि आप बाय रोड ही चलें। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी इंसान हैं। उन्होंने भी देखा है कि भी कुछ दिन पहले खराब मौसम में हेलीकॉप्टर ले जाने पर हमारे सेना के सर्वोच्च सेनापति की जान चली गई थी। परिवार के साथ थे वो और सब लोग सब इसमें सबकी मृत्यु हो गई थी। और फिर वैसा ही खराब मौसम, हालांकि वो पहाड़ी टेरेन नहीं है भटिंडा से फिरोजपुर का, लेकिन मौसम तो मौसम है। तो ऐसा लगता है कि इस मौसम को देखकर इन दोनों लोगों को एसपीजी और माननीय प्रधानमंत्री जी को यही लगा होगा कि इससे बढ़िया 100 किलोमीटर की बात है, 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें जब ये निश्चित हुआ कि अब इस रूट से जाना है, तो एसपीजी ने हर हाल में प्रदेश के अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खबर की होगी और हर हाल में वहां से ऑल क्लियर का सिग्नल आया होगा, तभी ये लोग बाई रोड इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी। और 100 किलोमीटर में से 80 किलोमीटर वो चले भी आए। अगर ऑल क्लियर का सिग्नल नहीं हुआ होता तो वो लोग नहीं चलते। अब इसमें जो जानकारी का विषय है वो ये है कि एसपीजी ने डीजी, चीफ सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, डीएम को ये कब बताया इस डिसीजन के बारे में कि हम बाई रोड आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने सड़क मार्ग द्वारा ही फिरोजपुर जाने का फैसला किया है। ये कब बताया गया और कब राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने ऑल क्लियर का सिग्नल दिया जिससे एसपीजी प्रधानमंत्री जी को लेकर सड़क मार्ग से चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जांच का विषय है, जांच कर रही हैं एजेंसीज कि कब उन्होंने कहा और कब इन्होंने ऑल क्लियर या प्रोसीड या आप जा सकते हैं, सब ठीक है और आप प्रोसीड करें, ये सिग्नल कब दिया गया। क्योंकि बिना क्लियरेंस के एसपीजी कभी भी अपने प्रोटेक्टिव को लेकर नहीं चलेगी।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को क्या प्रदर्शनकारियों के बारे में नहीं पता था? अगर नहीं पता था तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है इंटेलिजेंस मशीनरी के पार्ट पर और स्टेट की पुलिस के पार्ट पर। और अगर पता था तो उन्होंने एसपीजी को ऑल क्लियर का मैसेज क्यों दिया? क्या वहां पर प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति के बारे में एसपीजी को बताया गया कि फलां जगह पर फलां प्लेस पर इस तरह से लोग रोड ब्लॉक किए हुए हैं? अगर ऐसा होता तो एसपीजी कभी भी अपने प्रोटेक्टी को लेकर इतना नजदीक तो कम से कम न जाती। दूसरा, एंटी डेमो यानी एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन की जो गाड़ी मुख्य काफिले से 3-4 किलोमीटर पहले निकल जाती है तो वो निश्चित रूप से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहले पहुंची होगी, तो उसको सड़क पर उस अवरोध की जानकारी हुई होगी। क्या इस अवरोध की जानकारी कंट्रोल रूम के माध्यम से एसपीजी वालों को बताई गई थी? अगर बताई गई थी तो एसपीजी को तुरंत उसी जगह से जहां पर वो थे, जहां उनको ये सूचना मिली, वहां से प्रोटेक्टी को लेकर वापस चले जाना चाहिए था। क्यों एसपीजी ने अपने प्रोटेक्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उस जगह के इतने नजदीक ले जाकर खड़ा किया? एसपीजी की जिम्मेदारी है हर हाल में अपने प्रोटेक्टी को, अपने वीआईपी को बचाना, किसी भी खतरे से दूर रहना। अगर वो कम्युनिकेट हो गए थे कि वहां पर सड़क जाम है तो एकदम उसके पास ले जाकर खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने खड़ा किया, ये उनके पार्ट पर गलती है, बहुत बड़ी लापरवाही है। दूसरा, फ्लाईओवर पे ले जाके खड़ा कर दिया। फ्लाईओवर और कलवर्ट के बारे में ये सबसे वर्नरेबल पॉइंट होते हैं किसी भी वीवीआईपी के मूवमेंट में, रूट पर, क्योंकि आदमी इसके नीचे छिप सकता है, कोई भी खुराफात कर सकता है। अगर उनको उनकी मंशा थी कि नहीं हम नज़दीक तक ले जाएंगे तो कम से कम फ्लाईओवर या कलवर्ट के ऊपर अपने प्रोटेक्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं ले जाना चाहिए था। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हों, ये इससे गंभीर चूक एसपीजी के पार्ट पर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं था कि पीछे भी रोक दिया गया, आगे भी रोक दिया। एसपीजी अगर अपने पर आ जाती और अपने प्रोटेक्टी से ये कहती, प्रधानमंत्री जी से कहती कि साहब आगे फ्लाईओवर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से खड़ा होना उचित नहीं है, वो कभी मना नहीं करते। क्यों नहीं ऐसा हुआ? अभी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एनपीए, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में एक फंक्शन में, जिसमें वहां के जो डायरेक्टर थे वो तब एसपी हुआ करते थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे। वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैंने भी सुना था उसको, कि उन्होंने कहा कि जब मैं बार बार पब्लिक में चला जाता था तो एक दिन मेरे एसपी सिक्योरिटी ने आकर मुझसे ये कहा कि साहब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बात मुझे बुरी लगी कि इस एसपी ने मुझसे ये कहा कि नहीं जाने दूंगा, लेकिन आज मैं इनके इस डिसीजन को मानता हूं कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा था, और तब भी मैंने इनकी बात मानी थी। और फिर अपने प्रोबेशनर्स जो पास आउट हो रहे थे उनको ये बताया प्रधानमंत्री जी ने कि ये वही शख्स थे जो आपके इस समय डायरेक्टर हैं एनपीए के, जिन्होंने मुझे एज सीएम, एसपी सीएम सिक्योरिटी मुझे जाने से मना कर दिया था और बाध्य होकर मुझे इनकी बात माननी पड़ी थी। अगर एसपीजी ने मना किया होता तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री जी स्वयं जिद करते कि हम वहां तक जाएंगे। अल्टीमेटली उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी की है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी की सिक्योरिटी एसपीजी ही करती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में एक मैं अपनी बात और बता दूं कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुए, चूंकि प्रयागराज या इलाहाबाद के रहने वाले थे, उस समय एसपीजी नहीं थी, एसपीजी 88 में आई है।
तो एक बहुत लंबे, होशियार और उस जमाने के सबसे माने जाने जो आईपीएस अधिकारी थे, यमुना प्रसाद त्रिपाठी, उनको एसपी पीएम सिक्योरिटी बनाया गया। श्री त्रिपाठी ये प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए थे। अक्सर भीड़ के बीच में कूद के चले जाना, लोगों से मिलना, या इस तरह की उनकी आदत थी कह लें, या किसी भी नेता की ये ज़रूरत भी होती है, और उनके पार्ट पर ये होता भी है कि जहाँ कहीं उनको उनका वोटर या उनका फॉलोअर, उनका शुभचिंतक, उनका जानने वाला मिलता है, वो कोशिश करते हैं रुकवा के उससे बातचीत करने की, और कभी कभी गाड़ी से उतर भी जाते हैं। तो बार बार उनकी इस बात से यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी परेशान हुए। तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट भी की, और वो कहते थे हाँ हाँ बात तुम्हारी ठीक है, अब की बार मैं देखूंगा। तो त्रिपाठी जी ने उसका एक तोड़ निकाला। पुलिस लाइन से यंग सिपाही उनको बुलवाया, कम से कम 30 और 40 की संख्या में। उनको सब वैसे ही सफेद कुर्ता पैजामा और टोपी लगवाई, जैसे उनकी स्वागत करने में जिस तरह के पोशाक में भीड़ हुआ करती थी। काफिले में पीछे उनको गाड़ियों में बिठाकर ले चले। जहां कहीं प्रधानमंत्री जी रुकते थे, नेहरू जी, या वो कूद के पब्लिक से मिलना चाहते थे, पहले यही पुलिस वाले जो पब्लिक के वेशभूषा में रहते थे, वो उनको घेर लेते थे। और प्रधानमंत्री जी को भी, यानी नेहरू जी को भी, ये नहीं लगता था कि ये पुलिस वाले हैं, हमसे, हमारे और हमारी जनता के बीच में आकर खड़े हो रहे हैं। उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ। यमुना प्रसाद जी ने कहा कि कभी कभी उसमें ऐसा भी हुआ कि उसी के बीच में, उसी पोशाक में पब्लिक का आदमी भी दिखाई पड़ा। इसका भी तोड़ निकाला। उस जमाने में एक सिक्योरिटी बटन दिया जाता था, सफेद रंग का होता था, जो दूर से दिखाई पड़े। तो जो अपने पुलिस वाले लोग उसमें लगाए जाते थे, सादे वस्त्रों में, या उन्हीं वस्त्रों में जिसमें उनका कार्यकर्ता हुआ करता था, उसमें सफेद सिक्योरिटी बटन लगाया जाता था, ताकि जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो देख के समझ सके कि ये हमारा वाला आदमी है। सिक्योरिटी बटन लगाने का अब भी चलन है, लेकिन अब वो बहुत बंद हो गए। नौकरी की शुरुआत में हम लोगों ने ये सिक्योरिटी बटन, अच्छा, और सिक्योरिटी बटन ऐसा नहीं है कि जो लिया वो लेके चला जाएगा, हर हाल में उसे वापस करना है। उसके पीछे तर्क ये था कि कोई ले गया और इसका कहीं गलत इस्तेमाल हो गया, सुरक्षा में सेंध हो गई, बहुत मुश्किल होगी। अगर वो भूल से ले भी गया है तो उसको दौड़ा के वहां तक, उस जिले तक, उससे वो सिक्योरिटी बटन वापस लिया जाता था। तो ये मैंने बताया उस जमाने की बात, जब एसपीजी नहीं हुआ करती थी। तो एसपीजी अगर कहती, एसपीजी अगर इंसिस्ट करती, तो उनका प्रोटेक्टिव उसको इस बात को मानना ही था। जितना मैंने पढ़ा है कि इस संबंध में राजनीति देखिए बहुत हुई, मुझे राजनीति के पचड़े में पड़ना भी नहीं है। लोगों ने क्या कहा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में कि साहब कोई खतरा था ही नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल खतरा था। आप किस जगह खड़े हैं प्रधानमंत्री को लेकर, जो पाकिस्तान की सीमा के मोर्टार और मिसाइल्स की रेंज में है? आप किस जगह खड़े हैं, जहां घटना के 2 दिन बाद एक पाकिस्तानी बोट मिली है जिसकी जांच बीएसएफ कर रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी हियरिंग हो रही है, इसलिए मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। एमएचए ने इसकी जांच निर्धारित की है। प्रश्न ये है कि ये कोई साजिश तो नहीं थी। हम कहते हैं अगर लापरवाही भी थी तो गंभीर लापरवाही थी। जिन्होंने ये लापरवाही की उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सुरक्षा से खिलवाड़ न कर सके। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितनी मैंने प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट कराई है, इसमें दोषी आप उन सिपाहियों को जिन्होंने वहां ड्यूटी दी, या जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को वहां से नहीं हटाया, या जिन्होंने इसकी सूचना नहीं दी, छोटे मोटे लोगों को पनिशमेंट देके आप आंखों में पर्दा मत डालिए। जो इसका जिम्मेदार है, प्रदेश के डीजीपी, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस के प्रमुख,
और उतना ही दोष एसपीजी का भी है। एसपीजी इस दोष से बरी नहीं हो सकती। आपकी जिम्मेदारी थी हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, आपने ले जाके फ्लाईओवर पे खड़ा कर दिया। अगर बिना क्लियरेंस के आप वहां से चले हैं तब तो आपकी 100% जिम्मेदारी बनती है। यह नहीं हो सकता कि आप प्रधानमंत्री जी के साथ हैं तो आपकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी करेगा। और आप देखिएगा, अगर इस कम्युनिकेशन में, इस कन्वर्सेशन में स्टेट और एसपीजी के बीच में कहीं भी कोई कमी एसपीजी की तरफ से हुई तो वो पनिश किए जाएंगे, जो भी हैं। वो आपका प्रोटेक्टी नहीं है भाई, वो देश का प्रधानमंत्री है। आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती कि आप ने उनसे कहा या वो नहीं माने और आप लेके चले गए, ऐसा संभव नहीं है। मैं इतना इसलिए कह रहा हूं कि आप ये मत भूलिए कि 84 में हमारे एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उनकी हत्या के बाद देश ने बहुत बुरा दौर देखा था, बहुत बुरा दौर देखा था। और हिंसा के वो घाव आज भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम जिस किसी ने किया हो, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी, जिस किसी ने किया हो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते एज ए कंट्री, आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कि आपके दूसरे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कुछ हो। देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका मसला है, ये आपके विचार हैं, आप उनके विचारों से सहमत हैं कि नहीं हैं, ये आप पर है। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में आपके मन में अगर इस तरह का कोई विचार है, किसी के मन में है, तो बहुत ही खराब बात है, ये बहुत ही बुरी बात है। ये आज नहीं, आइंदा कभी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है। याद करिए ना 84 का वो दौर, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इलाहाबाद के सड़कों पे जो मंजर था, मेरी आंखों से कभी भूल नहीं सकता। तब भी एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी और आज भी हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर ये संकट था। गलती से हुआ, लापरवाही से हुआ, गलतफहमी से हुआ, जानबूझकर हुआ, साजिश से हुआ, कैसे भी हुआ, नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है और जरूर इसमें हमें न्यायालय पर, आपको भी उतना ही भरोसा है जितना मुझे भरोसा है। बिल्कुल इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारे ख्याल से आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब आप बताइए, आपको क्या क्या कहना है। राजेश शुक्ला जी कहते हैं कि MI-7 हेलीकॉप्टर के उड़ान पर बॉर्डर के क्लासिफाइड थ्रेट परसेप्शन के साथ एयर स्पेस सेंसिटाइज करते एयरबॉर्न और अलर्ट पर फाइटर जेट तैनाती के साथ AA गन बैटरी भी अलर्ट मोड में रहती है। PM को कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा ना कि PM को बिल्कुल कोई खतरा नहीं होगा। इतनी अचूक सुरक्षा में कैसे खतरा हो सकता है? लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे वो मौसम के कारण से, PM ने वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया। PM सड़क मार्ग से आए और ऐसी जगह लाकर उनको खड़ा कर दिया गया और वो खड़े रहे 20 मिनट तक। आप कल्पना करिए, 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा है। आपने एरोस्पेस को कितना भी, मैं तो कह रहा हूं कि थर्ड क्लास से थर्ड क्लास उनकी जो मिसाइल हैं, वो भी 40-45 किलोमीटर मार करती हैं। अगर साजिश है तो ये बेनकाब होनी चाहिए। ये कह देना कि उनको खतरा नहीं था और कोई खतरा नहीं था, बिल्कुल ये दिमाग से परे है। ये बिल्कुल मेरी समझ के परे है। हो सकता है साजिश न हो, लेकिन आपने ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया
पंजाब की सिचुएशन भी आप समझ रहे हैं, वो भी मान लिया बिल्कुल सही थी, पंजाब में ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन आप हमारे दुश्मन देश की सीमा पर खड़े हैं। अशोक जहांगीर सर नमस्कार। सर आप स्टोरी सुनाइए, दूर कोई भी हो जैसी आपकी जानकारी में हो। चंदन गुप्ता जी बरेली उत्तर प्रदेश से। फ्लाईओवर में आईईडी बॉम्ब से भी उड़ाया जा, मैं बार बार कह रहा हूं, पीएम की सिक्योरिटी, इवन सीएम की सिक्योरिटी में रूट पर फ्लाईओवर और कलवर्ट पे हमेशा ड्यूटियां लगाई जाती हैं। इतना वर्नरेबल होता है, उसका एंटी माइन चेक किया जाता है। लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी दिन में 4 बार सड़कों पे 5 बार निकलते हैं, लेकिन हर बार उनको सैनिटाइज किया जाता है। अगर कोई कलवर्ट है, अगर कोई, और अगर फ्लाईओवर है तो अवॉइड करते हैं अगर दूसरा रास्ता उपलब्ध है तो। नयन कुमार, राजेश कुमार जी लैकिंग ऑफ नॉलेज के कारण ये पोस्ट किया है। भागलपुर में सेशंस जज डीएन बारिक साथ किया हुआ था, याद है चीफ जस्टिस बीसी बासिक के साथ किया, जी मुझे अच्छी तरह याद है। भागलपुर में जिनको जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जिनको एक टेम्पो से धक्का दे के मारा गया था, शायद आप उसी के बारे में बता रहे हैं। इंद्रजीत सिंह पानू, सर हाशिमपुरा में आज से बहुत साल पहले एक घटना हुई थी जो यूपी पीएसी की, इसके बारे में बताइए किसी दिन। बताऊंगा। कम्युनल राइट्स की बहुत ढेर सारी घटनाएं हुई हैं जो मेरे भी कार्यकाल में, और कहीं तो मेरे वजह से सहारनपुर में कम्युनल राइट हुआ था जब मैं एसएसपी था। कभी कम्युनल राइट्स के बारे में बताऊंगा तो मैं सबके बारे में बताऊंगा। सर इतने लोकप्रिय नेता अगर कुछ हो जाता तो सिविल वॉर हो जाता इंडिया में। देखिए मैं ये कह नहीं सकता कि क्या हो जाता, हमारे सामने एक उदाहरण है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जब हुआ तो पूरे देश में क्या हुआ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सवाल किसी नेता का नहीं है, नेता सवाल प्रधानमंत्री का है, ये पद है। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, राजीव जी रहे हों, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही हों, या हमारे वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री को जो थ्रेट परसेप्शन है वो रियल है, वो सिर्फ कागज पे नहीं है, इंटरनेशनली नोन थ्रेट परसेप्शन है। ऐसे में ये लापरवाही। मृत्युंजय उपाध्याय, सर एनपीए के वो डायरेक्टर श्री अतुल कर्नवाल हैं जिनका आपने जिक्र किया। जी मैं नाम भूल गया था, आपने सही किया मुझे बता दिया। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये वही शख्स हैं जो आपके डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे पहली बार मना किया था कि साहब आप गाड़ी से नहीं उतरेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने इसीलिए आपको श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी की बात बताई जो एसपी पीएम सिक्योरिटी थे, तब एसपी जी नहीं हुआ करती थी। और इनके दसियों किस्से इस तरह के इलाहाबाद में पुलिस अधिकारियों के बीच मशहूर हैं। जो प्रयागराज में जो लोग हैं वो आपको बता सकते हैं, प्रतापगढ़ में जो लोग हैं वो बता सकते हैं। उनका घर बड़ा विशाल सा घर है, उन्हीं उसी घर के सामने थाना भी है, वहाँ का थाने का नाम मैं भूल रहा हूँ। बंटी कुमार, सर मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव, आपका नियमित श्रोता, किस्सा गोई की एपिसोड 10 से लगातार सुन रहा हूँ। आपसे कमेंट में बहुत बार पूछ चुका हूँ कि आप जो श्रेणीबद्ध पूछताछ, सत्य बोलक यंत्र और झटका में क्या अंतर है। बंटी कुमार जी, अब आप ये समझिए क्यों मेरा मुंह खुलवाएंगे। ये मानवाधिकार वाले फिर इतनी नोटिस देंगे मुझे कि आप सार्वजनिक मंच पे बता रहे हैं कि पिटाई होती है। ये अलग अलग श्रेणियों में जो पूछताछ होती है इसका मतलब वही है। झटका काहे से आता है ये भी जानते हैं आप, वो पूछताछ झटका वाली है। सत्य बोलक यंत्र सभी थानों में है। झूठा भी कव्वाली गाने लगता है सत्य बोलक यंत्र जब प्रयोग की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली कोई बात किसी पुलिस अफसर को नहीं करनी चाहिए, लेकिन है। श्री सिद्धार्थ सिंह कहते हैं किस्सा गोई नाम का अर्थ समझाइए प्लीज। सिद्धार्थ भाई, किस्सा आप समझ ही रहे होंगे, किस्सा कहानी जिसे कहते हैं। किस्सा गोई का मतलब है, इंग्लिश में इसे स्टोरी टेलिंग कहते हैं।
तो हमारी जो किस्सा गोई है वो क्राइम की है। मैं इसको कभी भी क्राइम के किस्से नहीं कहता हूं, ये रियल स्टोरीज हैं। स्टोरी भी नहीं कहता हूं, घटनाएं कहता हूं। इसीलिए ये वास्तविक घटनाएं हैं जो मेरे आसपास, मेरे समय में या मेरे सीधे सुपरविजन में हुई हैं। मैं अभी तक सिर्फ उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। आज ये दूसरा एपिसोड है 392 में, जिसमें अपने सुपरविजन से इतर मैंने किसी, और वो भी अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों के बार बार अनुरोध, इस प्रधानमंत्री जी की इस सुरक्षा संबंधी के बारे में पिछले 4 दिन से, 5 दिन से आप हर दिन का कमेंट देख लीजिए। कोई ना कोई, बहुत किसी ने तो बहुत ही मार्मिक पोस्ट कमेंट किया था कि सर आप क्यों नहीं बताते हैं। और किसी ने ये भी कहा कि साहब आप जब सिक्योरिटी में थे, प्रधानमंत्री की विजिट आपने कराई थी, एक जगह आपने जिक्र किया है, तो आपसे अच्छा कौन है, आप बताइए इसे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने परिवार को इस तरह नाराज़ नहीं कर सकते, और जो चीज़ें विद इन लिमिट्स हैं, हमारे बताने के लिमिट हमारी सीमा के भीतर हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। रजनीश कुमार साहब कहते हैं कि सर कोर्ट में जज साहब के साथ दरोगा जी राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, ये कैसी विडंबना है। झंझारपुर बिहार की हालिया घटना है। देखिए ऐसा है कि क्राइम, मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ क्राइम का है। मैं क्राइम में ही डूबा हूँ, क्राइम में ही उतराता हूँ, क्राइम को ही देखता हूँ, यही मेरा शौक है। मेरे दूसरे कोई शौक नहीं है। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता, नहीं तो मैंने सारे जो पुराण हैं उन सब में, देखिए ये महाभारत और रामायण में जो क्राइम की घटनाएं हैं वो उसकी किताब में मंगा के ले आया। ये सिर्फ रामायण में जो क्राइम की घटनाएं हैं वो मैं ले आया। और ये बहुत पहले, ये साल भर पहले ये सब किताबें मैंने मंगा ली थी कि कभी अगर कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि ये क्राइम अब शुरू हुआ है। देखिए ये एक बहुत अच्छी किताब है, ये है महाभारत मर्डर्स। तो क्राइम कोई ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ है या कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपराध जब हमारे सभी पुराणों में, सभी ग्रंथों में और सभी धर्म ग्रंथों में, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा, जो होली बुक कुरान शरीफ में जो क्राइम की घटनाएं हैं उसको संजोया था एक, हैं तो वो पाकिस्तानी राइटर ही लेकिन ब्रिटेन में रहते हैं। उनको इतना दौड़ाया कि वो गायब हो गए, और अमेजन और बाकी सब जगह, आप भी गूगल पे देखिए, अमेजन पे देखिएगा, वो किताब है लेकिन अब वो सर्कुलेशन में नहीं है। नहीं है मतलब आप मंगाना चाहें, आपकी जो आइडेंटिटी है वो सही है तो शायद बहुत प्रयास करने पर आपको मिल जाए, लेकिन जो पब्लिशर है उसका, उसने भी तौबा तौबा कर ली है। इसी तरह बाइबल में वो भी किताब मेरे पास है कि उसमें क्राइम की कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो जब इतने पुराने ग्रंथों में, तो रजनीश कुमार जी जो आप कह रहे हैं कि कैसी विडंबना है, देखिए ये क्राइम तब था, आदिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर क्राइम होता है तो वो सही सही वर्कआउट हो जाए। क्राइम को अगर हम बचा सकते हैं तो हम उसको बचा लें। हमारे आपके साथ अगर कोई घटना होती है तो सिस्टम ऐसा हो कि घटना करने वाले को पनिशमेंट जरूर मिले। अतुल कुमार, नमस्ते सर, हम 3 दोस्त सड़क किनारे खड़े थे, इतने में एक पुलिस वाला आया और हमसे सवाल जवाब करने लगा गलत वे में। फिर हमने कहा कि सड़क किनारे खड़े होकर बात करने में क्या गलती है, तो वो गाली देने लगे। इस तरह की घटनाएं, देखिए ऐसा है ना, पुलिस को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। अच्छा दूसरा आप ये भी सोचिए, बहुत से लोगों ने ये बताया कि साहब ट्रैफिक पुलिस बड़ी बदतमीजी करती है। जून में चौराहे पर 4 घंटे जिसको मना कर रहा है वो भी गाड़ी लेके निकल जा रहा है। जिधर का ट्रैफिक नहीं उधर अब मनमाना चला जा रहा है, वो क्या करेगा। आप उसकी जगह खड़ा होकर देखिए, भीषण गर्मी में, भीषण पसीने में, वहां पंखा भी नहीं है, बीच चौराहे पे। कुछ तो हैं, मैंने हमेशा बताया है पुलिस की जहां गलती है, मैंने आपको बताया है कि ये काम पुलिस ने गलत किया। कुछ निजी स्वार्थ में करते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं,
और उनको दंड भी मिलता है। अब पहले जैसा नहीं है। मैं उस समय की आपको क्राइम इसीलिए बता रहा हूं कि आप सोचिए पुलिस कैसे जीती थी उस समय। अभी मैंने एक उसकी मुरादाबाद में एक डकैती की घटना, अभी हमने पुरानी कटिंग देखी है। 4 घरों में डकैती हुई और 6 लोगों की जान चली गई, मार दिया डकैतों ने। और उसी दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 8 जगह डकैतियां पड़ी थी। आपने सुना है इस बीच में कहीं डकैती के बारे में कि डकैत घुस गए और 4 घंटे तक तांडव किया, 6-7 लोगों को मार दिया। चीजों में देखिए, पब्लिक को भी खेम बिस्ट, हेलो सर फ्रॉम नेपाल। बिस्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने सुना भी होगा। और बाहर से जो भी कह रहा है, देश के बाहर से, कॉल ऑफ ड्यूटी कोड येट, हाय सर नाम ले लो भैया। कॉल ऑफ ड्यूटी तो कोई नाम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपका नाम अगर यही है तो आपका नाम है। कोई बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने किया नहीं जिसका मैं जवाब दे सकूं। एक तो इतने ढेर सारे मैसेज हैं कि मैं आपका नियमित श्रोता हूं सर, अभी अभी वकील बना हूं। हमारे जैसा कानून के छात्रों के लिए आपको सुनना एक नायाब अनुभव है। देखिए, मैं कानून पुलिस अधिकारी हूं, लेकिन मैंने डिसाइड किया है मैं लॉ करूंगा प्रयागराज से। इस बार मैंने फॉर्म भी दिया है, मार्च में एग्जाम भी दूंगा। क्योंकि पुलिस अधिकारी बिना कानून के अधूरा है और अधिवक्ता बिना पुलिस की जानकारी के अधूरा है। और अगर दोनों चीज हों तब शायद हम अच्छे से किसी की मदद कर सकते हैं। अभिजीत तिवारी, नमस्ते सर। मुझे आपका ये प्रयास बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज सोने से पहले आपका वीडियो देखता हूँ। सच बताऊं तो मुझे सोने में मदद करता है। भाई, ये बात आप अच्छे के लिए कह रहे हैं कि बुरे के लिए कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सोने के लिए वीडियोस का इस्तेमाल। समय शाह कहते हैं कि सर पीसीएस डिप्टी एसपी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ टिप्स दीजिए। टिप्स, अब देखिए, क्राइम की ये सब खत्म हो तो मैं, जो मेरी जानकारी में है, मैं बड़ा प्राउड पेरेंट भी हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपने बच्चों को दिशा दी है। बेटी हमारी सिविल सर्विसेज में है, बेटा हमारा तैयारी कर रहा है। तो जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि हमारे समय की जो जानकारी है कंपटीशन के बारे में, वो अब ऑब्सलीट हो गई है, पैटर्न बदल गए हैं। लेकिन बच्चों के साथ जितना मैंने जाना है मैं जरूर आपको बताऊंगा। इंद्रजीत सिंह पन्नू, सर मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, क्या इसमें पंजाब पुलिस का को स्वतंत्र रूप से कार्य न कर पाई हो? जिले के एसएसपी साहब बिना जांच सस्पेंड कर दिए गए, जो कि न्याय संगत नहीं है। देखिए, ऐसा है ना कि अब मैंने कह दिया, मेरा बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। मैंने सब चीज़ें आपको बता दी कि सुरक्षा में क्या होता है, ब्लू बुक के हिसाब से कैसे किया जाता है, कौन कौन जिम्मेदार होता है, पीएम विजिट की सूचना किसको दी जाती है, प्रोग्राम में चेंज किसकी सहमति के बिना एसपीजी नहीं करती है, एसपीजी की क्या जिम्मेदारी थी। मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब सब चीज़ खोल के समझाना, सब चीज़ ओपन करके समझाना, ये बहुत अच्छा नहीं लगता। मैंने सब बता दिया, और ये भी बता दिया कि इन लोगों को दंड मिलना चाहिए। डीजी को मैं कह तो रहा हूं बार बार कि सिपाही को, दरोगा को सस्पेंड करने से क्या होगा, ये फिर रिपीट होगा। डीजीपी पंजाब के हटाए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी इंटेलिजेंस। कैसे इंटेलिजेंस को सूचना नहीं मिली? कितना बड़ा जाम लगा हुआ है, किसका फेल्योर है ये? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा मजाक। समग्र कुमार, सर आचार संहिता और इससे संबंधित वाहन चेकिंग के बारे में विस्तार से बताइए। वाहन चेकिंग का आचार संहिता से क्या लेना देना है? आचार संहिता में इससे ये देखा जाता है कि क्या कोई पैसे रुपए की डीलिंग तो नहीं हो रही है। पैसा कोई लेके जा रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि आप किस काम से ले जा रहे हैं, उसको डिक्लेयर करेगा। पैसे का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल इलेक्शन में न हो, इसके लिए चेकिंग की जाती है। और जिनके पास ये मिलता है उनसे पूछा जाता है। हर्ष, ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म किया जा सकता है क्या? जी नहीं, क्राइम कभी खत्म नहीं किया जा सकता। पुरखे हमारे नहीं खत्म कर पाए। मैंने किताबें आपको दिखा दी, आपका दिल दहल जाएगा अगर इस कंटेंट की। मैंने सारी किताबें पढ़ भी ली कि कितना क्राइम महाभारत में, कितना रामायण में, कितना बाइबल में, और कितना कुरान शरीफ में दिया हुआ है। वो तो बड़े लोग थे, संत थे, देवता थे, भगवान थे, उनके जमाने में भी हुआ है ना।
बस हम ये कर सकते हैं अगर हम सब लोग हाथ मिला के चलें। और मेरा पूरा पर्पज इस किस्सा गोई का है कि आपको क्राइम के बारे में पता तो लगे कि मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे होता है, क्या बचाव हो सकता है, कैसे प्रोसीड करें, कोर्ट में कैसे जाएं। सिर्फ हमारा यही प्रयास है। बाकी आप कहें कि खत्म होगा तो ये अंकित कुमार क्या पीपीएस आईपीएस को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है? जी नहीं। गस्टेड ऑफिसर्स के लिए आउट ऑफ टर्न की कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। नॉन गस्टेड ऑफिसर्स के लिए आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था है। Preetpal Kapoor Singh Kapoor, why no action was taken against the people who put such disgusting videos of attacking our PM? देखिए ये इतने ढेर सारे ओपन फोरम, इतने ढेर सारे ओपन मंच हैं कि हर आदमी अपना, हालांकि शब्दों में थोड़ा सा, आप पीएम की बात ही क्यों कर रहे हैं? किसी को भी इस तरह की डिस्गस्टिंग बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं कह तो रहा हूं कि आपकी मोदी जी से मुखालफत हो सकती है, उनकी विचारधारा से आपकी सहमति नहीं होगी, मान लेता हूं मैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता। मृत्युंजय उपाध्याय सर, हाउ टू कंट्रोल साइबर क्राइम। देखिए ये क्राइम के लिए बिल्कुल नया विषय है और अब इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 5 सालों में बड़े सीरियस प्रयास हुए हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि बरेली रेंज के चारों जिलों के लिए एक क्राइम का थाना पुलिस लाइन बरेली में, साइबर क्राइम का थाना पुलिस लाइन बरेली में, अब इसके स्पेशलिस्ट हो रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग हो रही है। हमारे पास पहले तो अधिकारी ही नहीं थे जो साइबर क्राइम के बारे में जाने, लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी यूपी पुलिस में, त्रिवेणी सिंह जी हैं, डॉक्टर त्रिवेणी सिंह, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, जिन लोगों ने साइबर क्राइम के बारे में बहुत किया है। सर, डीजीपी क्लियरेंस में लोकल गवर्नमेंट का कितना रोल होता है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जो चाहता है वही होता है। डीजीपी वही करेगा जो मुख्यमंत्री जी की मंशा होगी। बाकी चीज़ें आप क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? सुपर्णा राय सोमा, गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर 2022 एंड ग्रीटिंग फ्रॉम कोलकाता। सुपर्णा जी, thank you for this greeting and this 2022. It should be more happy, more fruitful to you and your family. पंकज गुप्ता सर, डेली एक वीडियो। रजनीश कुमार सर, कल का एपिसोड आएगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं आएगा कल का एपिसोड? आज के लाइव से कल की, देखिए मैंने कल ही बताया था कि मैं बहुत दिनों से लाइव नहीं कर पाया हूँ और बहुत से लोग बार बार ये पूछते थे क्या बात है लाइव क्यों नहीं करते। कोई और कारण नहीं था, सिर्फ ये था कि बीच में बहुत ज़्यादा इधर उधर बिजी हो गया था, इसकी वजह से। और लाइव करने से कम सब लोग एक दूसरे से, कांता राठौर सर, आप अपना इतना कीमती समय किस तरह से मैनेज करते हैं? आपकी ड्यूटी भी होती है, फैमिली भी है और बहुत सी बातें हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट के क्षेत्र में या जो भी लोग टॉप पर हैं इस समय, खासकर यूएस में जो हमारी जितनी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं जिनमें इंडियंस का बड़ा बोलबाला है, ये सब बेस्ट टाइम मैनेजर्स हैं। समय तो वही 24 घंटे का है, ये कैसे वेस्ट ना हो, कैसे एक एक सेकंड यूटिलाइज हो। जो टाइम को सबसे अच्छा मैनेज करेगा वही अपनी फैमिली को खुश रखेगा, वही फैमिली को मैनेज करेगा, बच्चों को मैनेज करेगा, नौकरियों को मैनेज करेगा, सब कुछ वही करेगा जो समय को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है। राजेश सिन्हा जी, नो वीआईपी पीएम इज अलाउड टू इशू सच स्टेटमेंट विदाउट ऑथराइज अथॉरिटीज। एनआईए एनएसए अप्रूवल, इट मे बी ट्रिगर्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मिक्स्ड विद सिक्योरिटी पर्सन। मैं समझ नहीं पाया कि नो वीआईपी पीएम बी अलाउड टू इशू सच स्टेटमेंट विदाउट, किसने किया है ऐसा? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। प्रतीक पांडे सर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था, बहुत घूस लिया पुलिस ने, आपने दिया क्यों? अब तो आईजीआरएस की सुविधा है, किसी तरह की इस तरह का मिसकंडक्ट पुलिस का हो, आप आईजीआरएस में उसकी शिकायत करिए। आप देखिए कैसे भागे भागे दौड़े दौड़े। दिक्कत ये है ना कि हम
देखिए, अपराध को सहन करना भी उतना ही गंभीर अपराध है। मत दीजिए आप, क्या करेगा? आपका नाम बदल देगा? क्या करेगा? ये लिख देगा कि नहीं रहते हैं। आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, वो क्या लिख देगा? अपराधी प्रवृत्ति के हैं। खुदा नहीं है वो। हर सुपरवाइजरी लेवल का एक सुपरवाइजर है, उसका सीनियर अफसर उसे देखेगा। उपमा मिश्रा जी, एसआई भर्ती में अब क्या होगा, यह भी कोर्ट के दर्शन कर रही है। अब इसके बारे में मैं क्या बता दूं। चंदन सर, मैं पीएम की सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस टाइम हम लुधियाना में पोस्टेड थे। तो जो मैं बता रहा हूँ ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से सब बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ आते थे, फ्रिक्वेंट करते थे, उनका संसदीय क्षेत्र था, उनसे बड़ी अपेक्षा थी लोगों को। तो उस समय जो एसपीजी के अधिकारी थे वो बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी के जूनियर थे, हॉस्टल में भी हमारे जूनियर थे। वो थे भानु उपाध्याय। वो डिप्यूटेशन पे, एसपीजी में ज़्यादातर लोग डिप्यूटेशन पर हैं, बाहर से आते हैं, सीआरपीएफ से, बीएसएफ से, आईटीबीपी से, वहाँ से आते हैं। तो भानु भी इसी तरह किसी सीपीयू में था, और वो 90% केसेस में वो प्रधानमंत्री जी श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ लखनऊ आता था, और वहीं प्रोग्राम स्थल पर मुलाकात होती थी। बहुत ढेर सारी बारीक बातें, बहुत ढेर सारी महीन बातें भानु ने मुझे बताई थी एसपीजी के संबंध में। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता इस ओपन फोरम पर, लेकिन जितना मैं अपने दायरे में बता सकता हूँ उतना सब मैंने आपको बताया है। समग्र कुमार सर, असीम अरुण जी जैसे पुलिस अफसर छोड़ के राजनीति में जा रहे हैं, कारण क्या है इसका? भाई ये कारण वही बता सकते हैं, बहुत बढ़िया अफसर थे, क्यों उनको राजनीति की ऐसी सूझ गई, क्या दिखाई पड़ गया उनको राजनीति में, मैं नहीं जानता। मयंक उपाध्याय, अजीत सिंह अंकल के जरिए ही आपकी यूट्यूब चैनल का पता चला था। वे आपकी बहुत तारीफ करते हैं, तब से अब तक जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ूंगा। यू इंस्पायर अस अ लॉट, कीप मोटिवेटिंग सर। अजीत भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके भी क्राइम के ही कीड़े हैं, हालांकि वो पुलिस अफसर नहीं थे कभी भी, लेकिन क्राइम के बारे में उनकी जानकारी अच्छी है। शम्स की जानकारी बहुत अच्छी है। दीपक शर्मा है एक, उसको। तो हम भी अपने पूरे इतने लंबे कैरियर में बहुत से ऐसे प्रेस रिपोर्टर्स के साथ से वास्ता पड़ा, जिनको क्राइम की अच्छी समझ थी, जो अपनी समझ के कारण अच्छे क्राइम रिपोर्टर हुए। स्टडी विद राजेश कुमार दीक्षित सर, आपका निवास कहाँ है? भैया बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, वर्तमान में लखनऊ में रह रहा हूँ। बाकी डिटेल आप हमको मेल करिएगा तो मैं दे दूंगा। सार्वजनिक मंच पे इस तरह से अपने घर के बारे में बता देना, आप समझ सकते हैं ना। रोमन जैन, सर मुझे बताएं कि कोई अपराधी आपके सामने रोता है और भावनात्मक प्रभाव डाले, तो क्या आप लोग को कहीं तक लगता है कि छोड़ दो बेचारे को, या सिर्फ अपराधी ही समझते हैं? देखिए, हम पुलिस में इतने दिनों में जो इस तरह की जो संवेदनशीलता है, जो भावनात्मक संवेदनशीलता है, इससे हम ऊपर हो गए, क्योंकि बहुत जगह धोखा खाए, किसी पर मर्सी करके, किसी पर इतना बिलीव करके कि इतना रो रहा है, ये सही कह रहा होगा। मैंने एक घटना का जिक्र किया था लखनऊ में, माँ बाप और भाभी का मर्डर हुआ। बेटा बाहर, बताया उसने कि मैं बाहर था, आया हूं अभी भाग के, जार जार रोता रहा। साहब इतना रोए कि उसको चाय पिलाएं हम लोग, मैं था, रमेश प्रताप सिंह मेरे इंस्पेक्टर थे। इतना रोता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब क्राइम ढूंढते 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 टाइम लगा, उसी लड़के ने अपने माँ बाप और भाभी की हत्या की थी। उसकी कलाकारी को सलाम की हम लोगों ने। कितना बड़ा एक्टर था, और सारे पुलिस वाले थे हम सब, इन अपराधियों की पाई पाई जानते थे, फिर भी धोखा खा गए। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क
बाद के स्टेजेस में नए अफसर्स को, नए लड़कों को इससे हो सकता है फर्क पड़े, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं था। सिद्धार्थ सिंह सर, आप वीडियो के थंबनेल पर कहानी का परिणाम नहीं लिखा कीजिए, जैसे कि कौन निकला कातिल, ये क्योंकि सुनने का एक्साइटमेंट कम हो जाता है। सिद्धार्थ जीत सिंह फ्रॉम जोगबनी, नेपाल बॉर्डर, बिहार। अब असल में दिक्कत तमाम है, ये कभी कोई लिखता है कि साहब लिखते नहीं है तो पता नहीं लगता, और लिख देते हैं तो ये होता है साहब एक्साइटमेंट नहीं रह जाता। बीच का कोई रास्ता ही निकालना पड़ेगा। चलिए, अब तो काफ़ी देर हो गई, 1 घंटे से ऊपर हो गया। और नमस्कार सर, आप रिटायरमेंट के बाद आपको सुनने का आनंद और बढ़ जाएगा, क्योंकि तब आप ज़्यादा स्पष्टवादिता और मुखरता से किस्से सुन। अरे भाई, रिटायर तो हो गया मैं, और इससे स्पष्ट क्या बोलूँगा जो मैं बोल रहा हूँ? कौन बोलेगा? स्पष्ट और अस्पष्ट की बात नहीं है, जो सही है वो बोलना चाहिए। किसी को स्पष्ट लग सकता है, किसी को अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन सही के साथ आप भी रहिए, बहुत मज़े में रहेंगे। इंद्रजीत सिंह पन्नू सर, मैं जेल वार्डर हूँ। वार्डर, ठीक है। बंदियों से उनकी क्राइम की कहानियां सुनते सुनते ही कहानियां मेरी हॉबीज बन गई हैं। आजकल आपकी कहानियां सुनकर अच्छा लग रहा है भाई। कैदियों की कहानियों, मुलजिमों की कहानियों और हमारी कहानियों में थोड़ा सा डिफरेंस रखिए। कार्तिकेय यादव जी सर, अभी शिव प्रकाश शुक्ला सीरीज पर आपने कभी क्राइम रिपोर्टर शोएब इलियासी के बारे में क्यों नहीं बताया? सीरीज में दिखाया गया है कि एसटीएफ उनके पास गई थी। झूठ बोलता है वो। इसी झूठ में तो बहुत साल जेल में रहा शोएब इलियासी। पत्नी का उसने मर्डर किया था, बाद में शायद अभी छूटा है। कभी हम लोग उनके पास नहीं गए थे। आज के एपिसोड से इस विषय की गंभीरता समझ में आई। श्री पंकज कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ये लिखते हैं कि श्रीमान, क्या अंतरजातीय विवाह गलत होता है? कृपया स्पष्ट करें। मैंने कब कहा कि अंतरजातीय विवाह? एक आध लोगों ने और भी ये पूछा है। मैंने कभी नहीं कहा। देखिए, विवाह बहुत पवित्र रिश्ता होता है, कैसा भी हो। अंतरजातीय है या अंतर संप्रदाय है, कैसा भी हो, विवाह बहुत पवित्र रिश्ता है। और बस इतना ख्याल इसमें रखना चाहिए कि आपके या जिससे आपका विवाह हो रहा है, दोनों परिवार भी इस चीज के लिए राजी रहें। खाली अपनी सनक में एक रिश्ता बना लेना सबके लिए बाद में नुकसानदेह होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। विवाह कभी कोई खराब नहीं होता। समग्र कुमार जी कहते हैं कि 1992 में मैं बाजपुर नैनीताल में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए डीएसपी और प्रभारी निरीक्षक की जिप्सी सहित उड़ा गया था। क्या आप इस घटना को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं। जो डीएसपी मारे गए थे वो हमारे बैचमेट थे। रामाश्रय यादव उनका नाम था। तुरंत तुरंत की शादी हुई थी। सीओ बाजपुर पोस्टेड था वो। मैं जिस समय में सोनभद्र में पोस्टेड था, उसी समय वो बाजपुर में था। उनकी पत्नी आज भी आईजी रेंज बरेली के यहाँ स्टाफ अफसर है। उनकी शहादत पे उस समय सरकार ने तुरंत उनको पुलिस में ही एडजस्ट किया था। खूब अच्छी तरह जानता हूँ। कुमारन गोदरा सर, जोधपुर आए तो मिलना जरूर। ठीक है गोदरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। वैसे भी मैं कभी लखनऊ के बाहर जाऊंगा, कहीं जाना होगा, जैसे मुझे अहमदाबाद जाना है, तो मैं बता दूंगा। मैं पहले से ही बता दूंगा कि अहमदाबाद, क्योंकि सबका अलग अलग नाम इकट्ठा करके फ़ोन नंबर इकट्ठा करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं पहले बता दूंगा, और वहाँ जो लोग भी संपर्क करेंगे, मुझे बहुत आनंद आएगा सबसे मिलने में। सबके यहाँ जाऊंगा भी, चाय भी पीऊंगा और सबसे मिलूंगा भी। किस्सा गोई का परिवार हमारा इतना दूर दूर तक फैल गया है, मुझे बहुत अच्छा लगे। बहुत से लोग जो यूएस में हैं, तमाम जगह हैं, वो भी यही लिखते हैं कि आप कभी आइए तो मिलिए। तो जरूर जाऊंगा। सर, कभी किंजल सिंह जो आईएएस हैं, उनके फादर के साथ हुए इंसिडेंट को बताइए।
मैं उसी गोंडा में पोस्टेड था जहां इनके फादर केपी सिंह की हत्या हुई थी। बहुत मार्मिक सी कहानी है, बहुत मार्मिक सी घटना थी ये। उसके कारण बहुत खराब थे। कभी मौका लगा तो बताऊंगा। निठारी कांड के बारे में बताओ, त्रिपाठी त्रिपाठी साहब हैं ये कह रहे हैं। मनोज गोविंदा जी पूछते हैं आपका ईमेल आईडी क्या है। भाई बार बार बताता हूँ, हर एपिसोड में बताता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। राजेश पांडे 61@the rate of gmail.com। RAJESPANDEY 61@gmail.com। हमारे ख्याल से अब किसी के पास, पंकज गुप्ता सर, आपकी बातें सुनने का मज़ा आ जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है। बहुत बहुत थैंक यू सर। मूड फ्रेश करना तो अलग बात है, लेकिन आप इससे कुछ जानकारी भी हासिल करिए। दीपक शर्मा कहते हैं कि सर, धरने के नाम पर सड़क और रेल रोकना फैशन हो गया है, इस पे कोई कानून नहीं है क्या सर, ताकि जनता को, पीएम को तकलीफ ना हो? नहीं नहीं, बिल्कुल है, मुकदमे लिखे जाते हैं इस पे। सर मैं अरशद वारसी की मूवी देखी, शहर, बेस्ड ऑन एसटीएफ। क्या लिखा आगे, कहाँ चला गया, बेस्ड ऑन श्री प्रकाश शुक्ला। उस मूवी में आपको भी क्रेडिट दिया है। नाइस मूवी एंड आई वाज हैप्पी टू सी योर नेम इन दैट मूवी क्रेडिट्स। देखिए वो मूवी कबीर कौशिक ने बनाई थी। कबीर कौशिक के फादर यहीं सहारा में संपादक थे, घनश्याम पंकज नाम था उनका। और यहीं ताज होटल में रुका था 3 महीने तक उसने लगातार। मैं एसपी सिटी था उस समय, 2005 की बात है ये। तो वो बार बार आता था और बार बार 2001 में मैं एसपी सिटी तक उसने बनाया, 2005 में इसने शहर बनाई थी। तो थोड़ा सा इसमें उसको ये लग गया कि कहीं कोई इसको कोर्ट में रुकवा न दे, कोई इसमें रेट ना कर दे। तो इसमें पूरी एसटीएफ को मार दिया है उसने अपनी फिल्म में। बाकी मेरा भी उसमें रोल है, अरुण कुमार साहब का भी है, सत्येंद्रवीर सिंह साहब का भी है, सबका रोल है उसमें। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन किसका रोल कर रहा है। इसके अलावा Z5 पर एक फिल्म है रंगबाज, वो भी उसमें तो सबका नाम सबके नाम पर है। मेरा भी नाम, जो जिस करेक्टर ने किया है, कोई बड़ा फेमस सा करेक्टर है, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो नाम भी मेरे नाम पर ही है, पांडे एसपी करके है उसमें। मेरा चूंकि बहुत इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में, इसलिए बहुत इसके बारे में याद नहीं रहता। आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट के अमेंडमेंट वक्त की ज़रूरत है, आखिर कब होगा? इसमें नहीं, हो रहे हैं अमेंडमेंट, हो रहे हैं, काफ़ी अमेंडमेंट हुए भी हैं, काफ़ी फ़ायदा भी है। बंटी कुमार सर, कृपया सप्ताह में एक बार लाइव ज़रूर आएँ, आपसे बात करके मन खुश हो जाता है। अरे भाई, आप अपनी कोई समस्या भी बताइए ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। मेरा पर्पज़ यही था। अच्छा है आप सभी लोगों से आज मुलाकात हो गई, मैंने अपनी बात भी बता दी। ये सही है कि बहुत दिन से मैं लाइव नहीं आया था, और अब आऊँगा। पहले मैं 2-3 इतवार लगातार आया था। सरिता विश्वकर्मा जी, आप पूछ रहे हैं कि सर, क्या राष्ट्रपति जी की सुरक्षा भी ऐसे की जाती है? बिल्कुल, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा दोनों ही ब्लू बुक से गवर्न होती है। आपकी किस्सा गोई एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है आजकल के पुलिसकर्मियों के लिए। हाल में ही मेरे कई पुलिस मित्रों को मैंने किस्सा गोई का बताया, तो वो काफ़ी सीखते हैं। मयंक उपाध्याय जी ने कहा है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयंक जी। मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरा परिवार, देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स बारात में जो चोरियों वाले थे, और मुझे अच्छा ये लगा कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के यहाँ इस तरह की किसी आयोजन में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। इसीलिए लोगों ने, तो मेरा पर्पस भी यही है बताने का, कि आप इतना सीख लें, आप इतना जान लें कि कम से कम
आपके साथ इस तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो। क्रिमिनल की मेंटालिटी और क्रिमिनल का मोडस ऑपरेंडी ये जानना बहुत ज़रूरी है। हिमांशु साहनी जी लिखते हैं कि सर अगर संभव हो तो कभी कोडरमा में इंजीनियर हत्याकांड के विषय में। हाँ, बताऊंगा। इसका भी डिटेल मुझे है, जानकारी है मुझे। अरे बताने को तो बहुत है, कितने मर्डर हैं। देखिए, मैं सिर्फ उन्हीं क्राइम के इंसिडेंट के बारे में जिक्र करता हूँ जिसमें मैं आपको कोई सीख दे सकूं, जिससे मैंने कुछ सीखा हो। और तमाम ऐसे केसेस हैं कि मयंक उपाध्याय जी, रणवीर शौरी हैं वो कलाकार जिन्होंने रंगबाज में आपका रोल किया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिन्होंने मेरा रोल किया है वो रणवीर शौरी हैं, रंगबाज में जिन्होंने मेरा रोल किया है। हालांकि वो स्टोरी भी उन्होंने कहीं नेट से ही उठा के कि हम लोगों से कभी बात नहीं की थी। इसलिए वो सच के करीब 25% ही सच के करीब है, बाकी 75% गलत है। आलोक कौशिक लिखते हैं कि सर मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। शिवप्रकाश शुक्ला समझकर आप लोगों ने जिस ललन सिंह को पीटा था वो हमारे पड़ोसी हैं। मैंने उन्हें एल्बम वाली बात बताई तो उन्होंने पूरी घटना बात बताई। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी उनसे बात भी हो गई। मैंने जब उस पोस्ट में लिखा था तो उनसे मेरी बात हुई। बहुत ही सज्जन आदमी हैं वो। और उनकी बेटी का जो एल्बम था, बेटी उनकी किसी आर्मी ऑफिसर से उसकी शादी हुई, दिल्ली में रह रही है। तो वो कह रहे थे भिजवा दीजिए। नहीं, मैंने कहा नहीं भिजवाऊंगा नहीं, मैं स्वयं एल्बम को लेके बिटिया के पास जाऊंगा। उस समय पढ़ती थी, छोटी थी, हमारे ख्याल से बीएससी वेसी में थी वो। तो उससे मैं खुद ले जाके मिलूंगा। वो एल्बम मैंने बहुत संभाल के रखा है। तो अगर अब आप लोगों की इजाज़त हो तो चला जाए। आज काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लोगों से बात हुई। मुझे भी सच में आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पंकज गुप्ता सर, मैं भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ सर। इंटरव्यू दिया हूँ और आगे भी लगा हुआ हूँ और क्राइम में मेरी रुचि बहुत है। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अगर मुझसे कोई भी एक शब्द भी सीख पा रहा है तो मैं उसका हृदय से धन्यवाद करूँगा। मेरा पर्पज़ ही यही है। 5% लोग भी अपना बचाव कर सकें, अपने परिवार का बचाव कर सकें, कुछ सीख सकें कि कैसे बचाव होगा। और आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, ईश्वर करे आप आईपीएस अफसर हों। और जब कभी हो जाएं तो ज़रूर मुझको याद रखिएगा। कभी आपको इस तरह की और कोई ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा ताकि मैं आपकी इस सिलसिले में मदद कर सकूं। मुकुल यादव सर, सीओ अनिरुद्ध सिंह को जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं आईजी रेंज बरेली था तो ये बदायूं में पोस्टेड था, सीओ बिलसी था उस समय। अब शायद वहां से ट्रांसफ़र हो गया है अनिरुद्ध सिंह का। रजनीश कुमार जी, आपका धन्यवाद। आप लिख रहे हैं कि सर खाना खा लीजिए, देर हो रही है, शुभ रात्रि। सर अगर कोई बेगुनाह जेल में। बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ लोग हैं कितना ध्यान रख रहे हैं मेरा कि मैं खाना भी खा लूँ, देर हो गई है। तो सोनम 1996 सर, लेकिन पूरा बताइएगा। क्या बताने के लिए कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बता तो दिया मैंने आज का, आज वाला तो। मयंक उपाध्याय जी पूछते हैं काफ़ी दिन की बात हो गई, किताब किताब आएगी प्रभु, आप परेशान मत होइए। किताब आएगी तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा। किस्सा गोई कि अपने पूरे परिवार को बताऊंगा कि भाई आ गई है और आप लोग ले लीजिए। डीके ओहा साहब, आपने ये 100 रुपये का है। और ये पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इसमें डीके ओहा 100 रुपीज़ लिख के आ रहा है। तो कुछ होगा, आपने यूट्यूब को दिया होगा। फिर भी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पेन 20 रुपीज़। अरे भाई, ये आप सुने, सहेजें और उसको, उससे आपका ज्ञान बढ़े, ये है मेरा पर्पस। चलिए फिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत गंभीर विषय था और आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें कोई चीज़ छूटी हो अगर, तो मैं फिर किसी एपिसोड में बता दूंगा। बहुत ही गंभीर विषय था, मेरा भी मन बहुत व्यथित हुआ जब इस पर राजनीति हुई। इस पर कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जब हम जानते हैं कि हमारे एक प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ था,
उसके घाव आज तक हरे हैं। तो ऐसा मौका किसी को क्यों दिया जाए? हमारा दुश्मन देश तो इसी मौके की तलाश में है, हर समय मौके की तलाश में है। जिन दो देशों में दुश्मनी है वहाँ दोनों देश यही एक दूसरे के लिए सोचते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन किसी को मौका नहीं देना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि जरूर इसमें जिसकी गलती होगी, अगर ये साजिश है, तो गंभीर से गंभीर सजा मिलनी चाहिए। अगर ये लापरवाही है तो भी बहुत गंभीर सजा मिलनी चाहिए, बहुत ही गंभीर, कोई भी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।